वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग टेंस के बारे में जानकारी लेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेंस क्या है। व्हाट इज अ टेंस? सो लेट अस टॉक अबाउट द टेंस। टेंस एंड वॉइस दो रिलेटेड टर्म हैं, टेंस एंड वॉइस। ये दोनों जो हैं फॉर्म ऑफ वर्ब है। दिस टू आर फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी ये क्रिया के रूप हैं। ठीक है, तो वर्ब ऑफ यानी कि कह सकते हैं हम कि टेंस वास्तव में या वॉइस जो है वास्तव में क्या है, क्रिया का रूप है। लेकिन ये क्रिया का रूप अगर कार्य के टाइम को बताता है तो टेंस कहलाएगा। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दो काम करते हैं। फर्स्ट, दे इंडिकेट टाइम ऑफ एन एक्शन। अगर फॉर्म ऑफ वर्ब्स टाइम ऑफ एक्शन के बतावे तो इन्हें हम टेंस कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है, अगर जनरली वॉइस जो है वो क्या बताता है, वॉइस जो बताता है वो कार्य पे फोकस करता है, सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता। और यहाँ पे दो, यानी कि यहाँ पे दो चीज है। वॉइस जो बताएगा मोड ऑफ वर्क बताएगा, ये बताएगा कि कैसे कौन कर रहा है और कौन सा कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अभी फिलहाल कंसर्न करते हैं टेंस से। तो हम कह सकते हैं कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन। सो टेंस इज अ form of verb that gives time of an action. So we can say that tense is a form of verb. Tense वास्तव में क्या है, क्रिया का एक रूप है, verb का एक फॉर्म है। ठीक है, और ये क्या बताता है, टाइम ऑफ एक्शन को इंडिकेट करता है कि ये काम कब हुआ है। ठीक है, और अगर देखा जाए तो टाइम तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टाइम जो अभी चल रहा है, पास्ट टाइम जो बीत चुका है, और तीसरा होता है फ्यूचर टाइम जो आने वाला समय है। आने वाले समय को हम फ्यूचर टाइम कहते हैं, जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट है, वर्तमान है, और जो बीत गया वो पास्ट है। ठीक है, तो इन तीनों टाइम में से किसी एक टाइम को टेंस इंडिकेट करेगा। वर्ब का वह रूप जो क्रिया के इन तीनों में से कोई एक टाइम को दर्शा दे वही टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दो कंसेप्ट हमारे पास सामने आ रहा है, टेंस एंड टाइम। क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? तो आइए हम लोग बात करते हैं कि ये सेम है या अलग अलग है। वॉइस के बारे में डिफिनेशन मैंने आपको ये जो लेफ्ट राइट पार्ट है वो छोड़ दिया अभी, क्योंकि वॉइस पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। फिलहाल हम लोग ये बात कर रहे थे कि टेंस या वॉइस जो है क्या है, वर्ब के फॉर्म है, और टेंस वर्ब का वह फॉर्म है जो क्रिया का यानी कार्य का टाइम बतलाता है। अब हम लोग टेंस एंड टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम, जब हम लोग टेंस और टाइम के बीच का अंतर जानने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहला डिफरेंस ये है कि टेंस जो है एक ग्रामेटिकल शब्द है, ग्रामर का एक टर्म है। ठीक है, टेंस इज अ ग्रामेटिकल टर्म, ग्रामेटिकल टर्म। टेंस ग्रामर का एक शब्द है। ठीक है, जबकि टाइम एक जनरल शब्द है। टाइम इट इज अ जनरल टर्म, इसको ग्रामर से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, जनरल टर्म है। टेंस जो है वर्ब ऑफ फॉर्म है। ठीक है, टेंस इज जनरली अ फॉर्म ऑफ वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, जबकि टाइम का ऐसा कुछ नहीं है, इट इज नॉट रिलेटेड टू, इट इज नॉट रिलेटेड टू वर्ब इन एनी, ये वर्ब से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तीसरी बात, सेम टेंस से हम अलग अलग टाइम को बता सकते हैं। ठीक है, सेम टेंस can indicate
different time of an action, different time of an action. यानी यहां पे कहा जा रहा है कि एक ही टेंस जो है क्रिया के अलग अलग समय में होने वाले क्रिया को बताया है। ग्रामेटिका लिखा है, ग्रामेटिकल, इट इज अ ग्रामेटिकल टर्म। टेंस ग्रामेटिकल टर्म है, टाइम जनरल टर्म है। टेंस वर्ब का एक फॉर्म है, टाइम वर्ब के फॉर्म से या वर्ब से रिलेटेड नहीं होता है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। सेम टेंस कैन इंडिकेट डिफरेंट टाइम ऑफ एक्शन, एक ही टेंस से अलग अलग कार्य समय में होने वाले कार्य को बताया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन टेंस एंड टाइम कहाँ लिखा है? टेंस से टाइम पर लिखा है, वो डिफरेंस बिटवीन लिखा है। जबकि सेम टेंस कैन इंडिकेट डिफरेंट टाइम ऑफ एन एक्शन एंड डिफरेंट टाइम can be indicated by the same tense. डिफरेंट टेंस से भी डिफरेंट टाइम हो सकता है और सेम टेंस भी अलग अलग टाइम को इंडिकेट कर सकता है। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें राम इज रीडिंग, इसका मतलब है राम पढ़ रहा है। यहां पे टाइम कौन सा है? ये प्रेजेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है। टाइम यहां पर प्रेजेंट है और टेंस यहां पे कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। लेकिन यहीं पे एक और इसी तरह से लिख दे कि राम इज गोइंग टू पटना टुमारो। राम कल पटना जा रहा है, तो कल आने वाला कल था तो फ्यूचर टाइम हो गया। टाइम तो फ्यूचर है लेकिन टेंस वही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर टाइम में होने वाले कार्य के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो सेम टेंस अलग अलग टाइम को इंडिकेट कर सकता है। ठीक उसी प्रकार आप अलग अलग टाइम को सेम टेंस से इंडिकेट कर सकते हैं। तो टाइम और टेंस में कहां कोई संबंध होगा? ठीक है, तो ये कुछ अंतर है टाइम एंड टेंस। यानी टाइम क्या है? एक सामान्य शब्दावली है जिसका हम लोग जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में उपयोग करते हैं। टाइम मतलब समय। तीन प्रकार के, वह समय जो बीत गया, वह समय जो आने वाला है, वह समय जो चल रहा है। तो एक टाइम हुआ। जबकि हम टेंस की बात करेंगे तो ग्रामेटिकल टर्म है और इस ग्रामेटिकल टर्म का संबंध फॉर्म ऑफ वर्ब से है, वर्ब के रूप से। वर्ब के अलग अलग रूप मिलके अलग अलग टेंस बनाते हैं। लेकिन टाइम का निर्माण वर्ब के रूप से कोई लेना देना नहीं है। टाइम तो टाइम है, इसका वर्ब के फॉर्म से कोई संबंध नहीं है। और सेम टेंस से अलग अलग टाइम इंडिकेट हो सकता है, लेकिन अलग अलग टाइम से हम सेम टेंस से भी बता सकते हैं। इसलिए टेंस और टाइम में ज्यादा रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टेंस के टाइप्स में देखते हैं। तो टाइम के अनुसार ही टेंस को तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, एज पर द एक्शन ऑफ टाइम टेंसेस आर ऑफ थ्री टाइप्स। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें। सो अगर हम टाइप्स ऑफ टेंस की बात करें, टाइप्स ऑफ टेंस, काल का प्रकार, तो टेंस जो है मोटा मोटी तीन प्रकार के होते हैं। ब्रॉडली टेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज, second one is past tense and third one is future tense. Now don't confuse the time with tense. टाइम भी तीन प्रकार के होते हैं लेकिन टेंस भी तीन प्रकार के हैं। और उस टाइम का जो हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टाइम बताया उसका वर्ब के फॉर्म से लेना देना नहीं है, लेकिन ये तीनों टेंस वर्ब के अलग अलग फॉर्म से बनते हैं।
ठीक है। अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टेंस आगे चल करके 4 प्रकार का हो जाएगा। प्रेजेंट सिंपल या इनडेफिनिट इसको कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या इसको हम प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम कॉन्टिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव कहिए, बात बराबर है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी इसको कह सकते हैं। ऐसे ही पास्ट में भी 4 होंगे, ठीक है। बस केवल प्रेजेंट के जगह पे आपको पास्ट लगा देना, बाकी सारे फॉर्म ही है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरीके से। तो पास्ट भी 4 प्रकार के हो जाएंगे। पास्ट सिंपल, सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, तो वहां भी इंडेफिनिट लगेगा। इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो पास्ट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। तीसरा है पास्ट परफेक्ट और चौथा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, इसलिए पास्ट परफेक्ट को प्रोग्रेसिव भी होगा। नाउ सेम इज विद द फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस इज आल्सो ऑफ 4 टाइप्स। फ्यूचर टेंस आल्सो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फ्यूचर सिंपल या इसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट भी कहेंगे। दूसरा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस को हम लोग प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा है फ्यूचर फ्यूचर टेंस भी 4 प्रकार का होगा, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रखिएगा सिंपल को हम इंडेफिनिट भी कहते हैं, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस के लिए हम प्रोग्रेसिव भी यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। जहां जहां सिंपल है वहां वहां इंडेफिनिट, जैसे पास्ट सिंपल है तो पास्ट इंडेफिनिट भी कर सकते हैं, फ्यूचर सिंपल है तो फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर सकते हैं। इसी प्रकार पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस को हम प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, तो पास्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं, फ्यूचर प्रोग्रेसिव कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट फिर यहाँ कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जगह हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। उसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इन टोटल टेंस जो होता है 3 × 4 टोटल 12 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और इन सबों के वर्ब के फॉर्म्स अगर देखा जाए तो अलग अलग होता है, ठीक है। तो अगर हम सिंपल वर्ड में बात करें तो अगर सिंपल प्रेजेंट सिंपल है तो इसका वर्ब फॉर्म अगर हम पहले सबसे पहले सिंपल परफेक्ट सिंपल प्रेजेंट सिंपल ही आज डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट फॉर्म्स की बात करेंगे, इसमें असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, ये सारे फ्रेम हम लोग आज पढ़ेंगे और कुछ ट्रांसलेशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल की या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल सेंस में अगर हम बात करें तो इस टेंस का उपयोग हम लोग उस कार्य के लिए करते हैं जो कार्य प्रेजेंट टाइम में हो रहा है लेकिन इंडेफिनिट रूप से हो रहा है, अर्थात अनिश्चित रूप से, टाइम पता नहीं है कि कब हो रहा है लेकिन वर्तमान काल में हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हो रहा है लेकिन टाइम का पता नहीं है, ठीक है।
So this tense is used to indicate an action that happens in present time, जो कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, बट इन इनडेफिनिट मैनर, इनडेफिनिट अनिश्चित रूप से हो रहा है, यानी कि होने का टाइम वगैरह पता नहीं है, लेकिन हो रहा है वर्तमान समय। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि वह विद्यालय प्रतिदिन जाता है, यानी कि वर्तमान समय में वह विद्यालय जाने का काम कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि कौन से समय पे जा रहा है, टाइम नहीं पता है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे डेली हो जा रहा है, वर्तमान समय में काम हो रहा है, लेकिन अनिश्चित रूप से इसका टाइम वगैरह ज्ञात नहीं है। तो इस तरह से हम कहेंगे ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्यों को, ऐसे कार्यों को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का उपयोग करते हैं। अगर हम वर्ब फॉर्म की बात करें, वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं इसके बनाने के लिए, तो वर्ब फॉर्म अंग्रेजी में बात करें अगर हम, तो इंग्लिश में होता है या तो V1 लगेगा वर्ब का पहला रूप, या V5 लगेगा, ठीक है, और नहीं तो फिर डू या डज प्लस V1 लगेगा, यही तो फॉर्म हो सकता है। ठीक है, V1 या V5 का उपयोग होगा, और नहीं तो डू डज प्लस V1 का उपयोग होगा। अगर डू डज लग गया तो V1 लगेगा, V5 फिर नहीं लगेगा। क्लियर है? अब सवाल उठता है कि कहाँ कौन सा लगेगा, और अगर इंग्लिश में बात करें, हिंदी में अगर बात करें तो क्या है, वर्ब क्रिया के अंत में ता है ती है लगे, जैसे पढ़ता है, खेलते हो, लिखता है, गाता है, पढ़ता हूं, इस तरह से लगा रहे, तो अंत में क्या है, क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ता है, ता हूं, ती है इत्यादि लगा रहे। हिंदी में पहचान ये है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होंगे, वाक्य होंगे, उनके हिंदी वर्सन अगर हिंदी में बात करें तो उनके क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू इत्यादि लगा रहेगा। और इसका जब अंग्रेजी करेंगे तो अंग्रेजी में आपको देखने के मिलेगा या तो V1 मिलेगा या V5 मिलेगा अकेले अकेले, और नहीं तो डू डज के साथ केवल V1 मिलेगा। हाँ, इसमें बीच में हो सकता है डू डज के बीच में नॉट आ जाए या नहीं भी आ सकता है। ठीक है, पहले भी डू डज आ सकता है और V1 बीच में आ सकता है, लेकिन उस वाक्य में डू डज और V1, डू डज में से कोई एक होगा और V1 जरूर होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम अगर पहचानते हैं, डज ही गो टू अ स्कूल, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन है, क्या वह विद्यालय जाता है, डज ही गो टू अ स्कूल। तो देखिए यहाँ पे डज शुरू में आ गया और गो V1 आ गया, यहाँ पे क्या है, ये V1 है और ये हो गया डज, तो हो गया क्या, इसमें है फॉर्म डज प्लस V1। ठीक है, इसी प्रकार मान लिया जाए, लिखते हैं श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है। तो यहां पर आपको वाक्य में डज दिख रहा है और प्ले V1 है, सो इसमें क्या है, डज प्लस V1 है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, फिर आप देखिए, वी डू नॉट लाइक, we do not like curd, we do not like curd, हम लोगों को दही पसंद नहीं, या हम लोग दही पसंद नहीं करते हैं, we do not like curd। तो यहाँ पे देखिए डू है और V1 है, तो यहाँ पे क्या होता है, डू प्लस V1। दिस इज ऑल्सो अ सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी होगी। इसके अलावा मान लिया जैसे है ही
ही प्लेज चेस, वह शतरंज खेलता है। ही प्लेज चेस। तो यहाँ पे प्लेज देखिए V5 है, तो केवल इसमें V5 अकेले, तो V5 भी अगर मिले तो हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। ठीक है, अगर कहते हैं वी वॉक डेली, हम लोग प्रतिदिन टहलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वॉक क्या है, वॉक जो है वो V1 है। ठीक है, तो इसमें V1 अकेले है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वाक्य में, इंग्लिश वाक्य में या तो आपको डज प्लस V1 मिलेगा, या डू प्लस V1 मिलेगा, या V5 अकेले मिलेगा, या V1 अकेले मिलेगा। ऐसे इन चारों में से कोई भी परिस्थिति आपके पास आ जाए, वाक्य में अगर कोई भी चीज दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल का है। ठीक है, अकेले मिले यानी V1 के साथ कोई वर्ब नहीं होना चाहिए। कहीं कहीं V1 के साथ कुछ और वर्ब भी मिल सकते हैं, डिड लगा हुआ होगा, हैव लगा हुआ होगा, सॉरी डिड लगा हुआ हो सकता है, तो डिड अगर लगा हो, या इज एम आर वाज लगा हो, वाज वर लगा हो, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या चाहिए हमको, V1 अकेले चाहिए, V5 अकेले चाहिए। और अगर ये हैज किसी के साथ है तो उसके साथ केवल डू या डज होना चाहिए, कोई और तीसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जो वाक्य होंगे वो किसके माने जाएंगे, प्रेजेंट सिंपल के माने जाएंगे। ठीक है, और हिंदी करेंगे तो अंत में ता है, ती है, ते है, जैसे कि यहाँ पे है डज ही गो टू स्कूल, क्या वह पढ़ने जाता है, अंत में क्या रहा है, ता है। श्याम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम क्रिकेट नहीं खेलता है, अर्थात अंत में क्या है, ता है आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार वी डू नॉट लाइक कर्ड, हम लोग दही पसंद नहीं करते हैं, तो अंत में ते है आ रहा है। इसी प्रकार ही प्ले चेस, वह शतरंज खेलता है, तो अंत में ता है आ रहा है। वी वॉक डेली, हम लोग प्रतिदिन टहलते हैं, अंत में क्या आ रहा है, ते है आ रहा है। तो इस तरह से अंत में हिंदी वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि क्रिया के साथ लगा हो तो हम कहेंगे कि वो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो आई थिंक कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को या प्रेजेंट सिंपल के वाक्यों को आप हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छे से पहचान पाएंगे। आइए अब आगे देखते हैं कि कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। दूसरी सबसे बात है कि आपको ये जानना है कि V1 कहाँ यूज करेंगे और V5 कहाँ यूज करेंगे। इसके बाद फिर आपको पढ़ना है कि डू कहाँ यूज करेंगे और डज कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान देनी। ठीक है, V1 का उपयोग जब आप एक केवल V5 याद रखिए, V1 अपने आप याद रहेगा। इसी प्रकार यहां डज याद रखिए, डू अपने आप याद रहेगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के रूप में, अगर सब्जेक्ट यानी वाक्य का कर्ता क्या हो, वाक्य का कर्ता अगर ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, V5 का उपयोग करेंगे। ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन हो तो क्या उपयोग होगा, V5। इन रेस्ट ऑल केसेस में आप V1 उपयोग करें। रेस्ट क्या हो गया, आई हो गया, वी हो गया सब्जेक्ट के रूप में, इसके बाद यू हो गया, दे हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर प्लूरल नाउन हो गया, ठीक है, बच गया आई वी फर्स्ट पर्सन में हो जाएगा, ठीक है, सेकंड पर्सन में यू हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल में यू दे हो गया, और प्लूरल नाउन जितने भी हैं इन सब के साथ V1 यूज करेंगे। और V5 ही, शी, इट यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर और सिंगुलर नाउन है उसके साथ, और जो V5 में होगा वही डज के साथ होगा। तो डज में भी क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में कौन आना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में ही होगा, शी होगा, या इट होगा, या फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन, तो हम क्या यूज करेंगे, डज का उपयोग करेंगे। लेकिन इसके अलावा रेस्ट ऑल और बाकी कोई भी होगा, जैसे रेस्ट ऑल केस, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू हो गया, और थर्ड पर्सन बहुवचन में दे हो गया, और इसके अलावा कोई भी प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो ऐसी स्थिति में हम डू का उपयोग करेंगे। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो रही हो, ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना जरूरी है। दूसरी बात,
पैटर्न क्या है, जैसे मान लिया जाए हमको पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है, जैसे राम पढ़ता है, श्याम खेलता है, वह जाता है, सीता सोती है, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, सामान्य कथन है। तो सेंटेंस बनाने के लिए सामान्य कथन अगर असर्टिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट बनाने के लिए, स्टेटमेंट्स भी दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टेटमेंट्स में दो हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट बनाना है तो इसके लिए फ्रेम है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 जो अप्लाई हो। अगर सब्जेक्ट के रूप में ये सब है तो V5 यूज करेंगे, और सब्जेक्ट रूप में ये सब है तो V1 यूज करेंगे, ठीक है। प्लस अदर वर्ड, इसके बाद कोई भी दूसरा वर्ड आप यूज, जो भी ये चीजें सारा आ जाएगा, ठीक है। अगर निगेटिव है तो आप सब्जेक्ट यूज करोगे, और नेगेटिव है तो आपको डू और डज में से कोई एक लगाना होगा, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो क्या लगने लगेगा, डू और डज लगेगा। तो डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट में ये सब है तो डज लगेगा, ये सब है तो डू लगेगा। प्लस जैसे ही डू डज आपने लगा लिया तो V5 भूल जाइए, अब क्या रहेगा, केवल V1 लगेगा, और प्लस अदर वर्ड। ये पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का। जैसे एग्जांपल देखिए, मोहन शतरंज खेलता है, खेलता है, ये हिंदी का वाक्य है। अंत में क्या मिला हमको, ता है, इसका मतलब है प्रेजेंट सिंपल है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो इसमें सब्जेक्ट है मोहन, तो चूंकि ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट, इसमें नहीं का कोई अर्थ नहीं है, नेगेटिव नहीं है, क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट का रूल है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट तो है मोहन। मोहन के बाद चूंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो V1 या V5 में से कोई एक यूज करना होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि मोहन क्या है, नाउन है, और सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन है कि बहुवचन है, एक वचन है। तो एक वचन होने के कारण इसके साथ सिंगुलर नाउन वाला केस लग रहा है। यहाँ V1 और V5 को लगाना, तो इसमें देखेंगे तो V1 में सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगता है, हम लगाते हैं V5। तो V5 यहाँ वर्ब का V5 होता है, वर्ब है खेलना, खेलना का होता है प्ले, प्ले का V5 होगा प्लेज, मोहन प्लेज, ठीक है, मोहन खेलता है, इतना का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या खेलता वो भी दिया है, क्या है, शतरंज। तो अदर वर्ड्स में आ जाएगा, शतरंज का अंग्रेजी होता है चेस, मोहन प्लेज चेस, ये हो गया सिंपल स्टेटमेंट। अब यही अगर रहता है कि मोहन शतरंज नहीं खेलता है तो ये नेगेटिव हो गया, मोहन शतरंज नहीं खेलता है, ये भी एक वाक्य हो सकता है, स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, अंत में ता है, इसलिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखता है, सब्जेक्ट है मोहन, यहां लिखाएगा मोहन, ठीक है। इसके बाद नेगेटिव स्टेटमेंट में डू या डज लगाने का रिवाज है। तो आइए देखिए डू डज में से क्या लगेगा। तो यहां पर मोहन क्या है, सब्जेक्ट जो है नाउन है और ये है सिंगुलर, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, यहां लगेगा मोहन डज, ठीक है। और हाँ नेगेटिव है तो एक चीज से छूटा हुआ है, यहां नॉट लगेगा, क्या लगेगा, नॉट भी लगेगा, क्योंकि नेगेटिव न का अर्थ है तो नॉट, न नहीं का क्या होता है, नॉट होता है। तो नॉट जो लगेगा डू डज के बाद लगेगा, ठीक है। तो मोहन डज तो लग गया, डज के बाद क्या लगेगा, नॉट, मोहन डज नॉट। और अदर वर्ड के रूप में क्या है, सॉरी, मोहन डज नॉट के बाद फिर V1 आपको लगाना है, तो खेलना का V1 होगा प्ले, मोहन डज नॉट प्ले। और अदर वर्ड में क्या, शतरंज यानी चेस, सो मोहन डज नॉट प्ले चेस। आप इसको एक साथ यानी कि डज और नॉट को एक साथ आपस में जोड़ भी सकते हैं और हम बोल सकते हैं मोहन डजंट प्ले
चेस, मोहन डजंट प्ले चेस, या मोहन डज नॉट प्ले चेस, बोथ आर सेम। मोहन डजंट प्ले चेस और मोहन डज नॉट प्ले चेस। तो आई थिंक ये आपको ये पॉजिटिव और निगेटिव स्टेटमेंट समझ में आया होगा कैसे बनता है। तो आइए कुछ हम लोग और प्रैक्टिस करते हैं। हम इधर ले रहे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, और इधर इसका हम नेगेटिव स्टेटमेंट ले रहे हैं, और इन दोनों को बनाने का प्रयास करें। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी दोनों। तो पहला है पॉजिटिव स्टेटमेंट के रूप में लिखिए हम, राधा प्रतिदिन गरीबों को दान देती है। राधा प्रतिदिन गरीबों को दान देती है। तो देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें सब्जेक्ट है राधा और वर्ब है दान देना, है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा राधा। इसके बाद दान देना का अंग्रेजी डोनेट, दान देना का अंग्रेजी होता है डोनेट, DONATE। ठीक है, तो डोनेट का V1 लगेगा कि V5 लगेगा। तो आप देख रहे हैं कि नाउन है वो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ V5 लगता है, तो हो जाएगा राधा डोनेट्स। तो हमने सब्जेक्ट लगाया, V5 लगा दिया, राधा डोनेट्स। कौन सी डोनेट करती है भाई, तो वो तो नहीं दिया, लेकिन किसको करती है, राधा डोनेट्स गरीबों, ठीक है, प्रतिदिन राधा डोनेट्स, ठीक है, राधा डोनेट्स द पुअर डेली, राधा गरीबों को प्रतिदिन दान देती है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, अदर वर्ड साइड में आ गया, सब्जेक्ट और V5 शुरू में आ गया। ठीक है, राधा डोनेट्स द पुअर डेली, राधा गरीबों को प्रतिदिन दान देती है। ठीक है, इसका जब नेगेटिव हम करेंगे तो क्या होगा, राधा गरीबों को दान नहीं देती है, नहीं देती, या प्रतिदिन दान नहीं देती, प्रतिदिन लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, राधा, अब ऋणात्मक है, नेगेटिव है, तो डू या डज लगेगा। तो यहां भी क्या है, सिंगुलर नाउन है तो डज लगेगा, राधा डज, और नहीं है तो नॉट लगेगा, राधा डज नॉट डोनेट, V1 लगेगा, डोनेट्स नहीं होगा, डोनेट होगा, राधा डज नॉट डोनेट द पुअर, अदर वर्ड के रूप में गरीबों को। ठीक है, राधा गरीबों को दान नहीं देती। ठीक है, राधा डज नॉट डोनेट्स पुअर, ये डज नॉट को आप कंस्ट्रक्ट करके डजंट भी बोल सकते हैं, राधा डजंट डोनेट द पुअर। चलिए 2-3 मैं आप को लिख के देता हूं, आप बनाइएगा इसको। संतोष उपन्यास पढ़ता है, उपन्यास पढ़ता है। उपन्यास का अंग्रेजी होता है नॉवेल। ठीक है, और यहां पर है, यहां पे दूसरा है, संतोष उपन्यास नहीं पढ़ता है।
ठीक है। फिर तीसरा है क्वेश्चन बनाने के लिए, मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। व्यायाम करना का होता है एक्सरसाइज, व्यायाम करना का एक्सरसाइज, ठीक है। और यहां हो जाएगा मैं प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता हूं। नहीं करता हूं, मैं प्रतिदिन व्यायाम नहीं करता। चौथा है वे लोग गाना गाते हैं। और यहां है वे लोग गाना नहीं गाते। तो इतना प्रैक्टिस आप करेंगे और आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा इंटरोगेटिव स्टेटमेंट क्या क्या कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं इसमें, और क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनका फॉर्मेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो और क्वेश्चन में ही पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करेंगे, WH क्वेश्चन की बात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।